Hello students, hope you all are doing great. My name is Bubbly. I am an assistant professor. तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी सेकंड क्लास। आपकी सेकंड क्लास है हरियाणा इकोनॉमी की और पैरेलली हम हरियाणा सीईटी के लिए आपका मेंस के पेपर के लिए आपका हमने शुरू कर रखा है इकोनॉमिक्स का जो भी पोर्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो उसकी भी 2 से 3 वीडियो या 2 से 3 वीडियो आपके पास जा चुकी है। इसका मतलब है कि हमने 2 से 3 टॉपिक उसमें कवर कर लिए हैं और पैरेलली साथ के साथ हमने हरियाणा इकोनॉमी का भी जो सिलेबस है वो शुरू कर रखे हैं। तो 2 से 3 वीक में 2 से 3 टॉपिक इसके भी हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं या फिर मैं अपने एंड से करवा रही हूँ, आप अपने एंड से कर रहे हैं। तो साथ आपका जब तक एग्जाम के करीब आएगा तब तक सिलेबस और रिवीजन आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये रही सारी बातें। अब आपको अगर कल वाली बात से कल या जब भी पीछे वाला आपको जब लेक्चर मिला था हरियाणा इकोनॉमी का उसमें से कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज हमने क्या शुरू करना है कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज देखने वाले हैं हम कि हरियाणा के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना वो क्या होता है कि आपका जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बेसिकली आपका जो जीडीपी है या किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी या फिर इनकम का लेवल इंक्रीज होना। जीडीपी का अगर आपका इकोनॉमी के अंदर जीडीपी का बढ़ता जा रहा है दैट इज मीन आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कि आपका जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ आपके वहां पे जो रह रहे लोग हैं उनकी वेलबींग में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूव होना चाहिए कि वहाँ पे जो सारी चीजें हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो भी चीजें हैं वो चीजें भी बेहतर होनी चाहिए। यानी कि वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सुधरनी चाहिए तो वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। तो आज हमने देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हरियाणा के कंटेक्स्ट में। तो ये रही डेफिनेशन की बात कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू सस्टेन इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ रीजन की एक रीजन में रह रहे लोगों की जो लाइफ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी जो नॉर्मल वेलबींग है उसको इम्प्रूव होना एक सस्टेन्ड तरीके से। और जिसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, आपकी इनकम में भी ग्रोथ हो रही है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है और वहाँ की जो सर्विसेज है वो भी बेहतर यानी कि एक्सेस टू सर्विसेज भी इम्प्रूव हो रही है। अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये इंश्योर करती हैं कि वहां पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा और सस्टेनेबिलिटी तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। तो हरियाणा के कंटेक्स्ट में क्या सिनेरियो है। हरियाणा आपको पता है कि पीछे वाली क्लास में जब हमने ओवरव्यू देखा था तब भी हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर आपका हरियाणा स्टेट आता है जो कि आपका यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज इन कंपासेस शिफ्ट फ्रॉम आपका प्राइमरीली आपका एग्रीगेरियन इकोनॉमी से हमने डाइवर्सिफाई करके हम अब मूव कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सर्विसेज की तरफ। यानी कि सबसे पहले प्राइमरीली तो आपकी जो इकोनॉमी है हरियाणा एग्रीकल्चर वो एक एग्रेरियन सेक्टर होता था यानी कि एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा रोल या बहुत ज्यादा इम्फेसिस होता था दोनों तरीके से आपकी जीडीपी के अंदर भी और आपका एम्प्लॉयमेंट देने के अंदर भी। जीडीपी के अंदर मतलब कि आपको इनकम के सेंस में कि इनकम भी हमारे को वहीं से सबसे ज्यादा आता था और हमारे लोगों को रोजगार भी आपका एग्रीकल्चर से मिलता था। लेकिन अब हम शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ यानी कि इट्स लाइक कि हम एक डेवलपिंग जो स्टेट है उसमें कंसीडर करे जाते हैं। तो अब जो हमारा सिनेरियो है कि सबसे ज्यादा आपका इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, देन सर्विसेज और आपका लास्ट में आपका एग्रीकल्चर है। दैट्स इज अ गुड थिंग। उसके बाद से कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हरियाणा क्या है। तो आपके जो की एस्पेक्ट है वो क्या है, की एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। सबसे पहले स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हमारे पास 3 मेन सेक्टर है, एग्रीकल्चर, आपका इंडस्ट्रियल सर्विसेज, तीनों सेक्टर्स का ओवर द ईयर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखो, कोई भी देश जो पुअर है यानी कि जो गरीब देश है, पिछड़ा है, बैकवर्ड है, तो वहां भी रहेगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल ही बेसिस ज्यादा रहेगा, आपका सर्विसेज और इंडस्ट्री का कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ अंडर डेवलप्ड से आप डेवलपिंग होके फिर डेवलप्ड हो जाते हैं, कि डेवलप
डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर आप आ जाते हैं तो आपका सर्विसेज और आपका इंडस्ट्री का जो बेसिस है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा और एग्रीकल्चर का सबसे कम आ जाएगा। तो फिर उस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कहाँ आते हैं, हमारा क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। तो जो हरियाणा की जो इकोनॉमी है हैज अंडरगोन है सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कब से? सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1990 की 1990 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो एलपीजी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे इंडियन इकोनॉमी के भी हुए थे 1990 में, वही आपके जो एलपीजी रिफॉर्म्स उसके बाद से हरियाणा की इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। तो सबसे पहले इनिशियली जो हमारी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर से डोमिनेट होती थी कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले करता था। आपका आपने ग्रीन रेवोल्यूशन और सारी चीजें देखी है, उसमें हरियाणा का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद से जो स्टेट है उसने डाइवर्सिफाई करा है खुद को इंडस्ट्रियल और सर्विस में सेक्टर में, हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। उसके बाद से जैसे अलाइनिंग विद इकोनॉमी, साइमन कुजनेट की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो साइमन कुजनेट की थ्योरी क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की? साइमन कुजनेट जी जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है आपके, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा कि जो स्टेट अंडर डेवलप्ड से या डेवलपिंग की तरफ मूव हो रहे हैं या फिर डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव हो रहे होते हैं, तो उनका जो एक मेजर उनके अंदर जो ट्रांजिशन रहता है ना कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे जो आपके सर्विसेज या हो गया या फिर आपका इंडस्ट्री हो गया उनकी तरफ जब वो मूव करते हैं, तो इनिशियली वहां पे जो आपका इनकम और इनइक्वालिटी का गैप ज्यादा देखा जाता है आपका, कि वो उनका जो डायग्राम है वो इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन शेप ऐसे बात करता है। तो यानी कि इनकम और इनइक्वालिटी जो है आपकी, एक बार तो इनकम जब बढ़ती है तो इन देशों की, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक ऐसा फेज आ जाता है कि इनकम बढ़ती है तो फिर इनइक्वालिटी कम होने लगती है। तो इट्स लाइक ये वो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम प्राइमरी, क्या हो गया, ओके एक मिनट। तो शुरू करते हैं आगे। हमने कि जो हमारी हरियाणा इकोनॉमी थी इनिशियली जो आपकी डोमिनेट करी जाती थी एग्रीकल्चर से, उसने डाइवर्सिफाई करा है खुद को इंडस्ट्रियल और आपका सर्विसेज सेक्टर की तरफ। तो ठीक है, उसके बाद से आपका है एग्रीकल्चर सेक्टर का। हम सबसे पहले की तीनों आपके सेक्टर है, तीनों का अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है हरियाणा इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। तो डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर हमारा हमेशा से एक कॉर्नरस्टोन रहा है, क्योंकि हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो कंट्रीब्यूट करती है वीट में 70 से 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो हरियाणा इकोनॉमी का है वीट के कंट्रीब्यूशन में। उसके बाद से जो राइस है हमारा, उसका 28 से 44% तक का जो कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया के जो पीडीए सिस्टम है उसमें हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अलोंग साइड आपका जो इंडिया का जो बासमती राइट है, वो बासमती जो राइस है हमारा 60% आपका जो एक्सपोर्ट होता है वो भी हरियाणा से होता है। तो इट्स लाइक वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो उसके बाद से आपका जो डेयरी फार्मिंग है वो भी आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है कि हरियाणा का जो हरियाणा जो है वो लीड कर रहा है इन पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी में। हरियाणा में मिल्क की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि हम अपनी नेशनल एवरेज से भी बहुत ज्यादा है। लाइक कि हमारा जो हरियाणा का है वो है 1182 ग्राम पर डे मिल्क, और आपका नेशनल एवरेज पड़ता है 232 ग्राम। तो इट्स लाइक कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर भी हम बहुत सारी चीजों में बहुत आगे हैं कि बेशक हमने सर्विसेज और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है और हमने एग्रीकल्चर में हमारा कम हो गया है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की जो मेन सेक्टर है आपका वीट हो गया, राइस हो गया, आपका मिल्क हो गया, इन चीजों में हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतना एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं हमारे जीडीपी में यानी कि जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उसके बाद से आपका नेक्स्ट सेक्टर है इंडस्ट्री।
अब इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम, इंडिया, हरियाणा जो है आपका लीडिंग इंडस्ट्रियल हब है। यानी कि हमारे अंदर, हमारे जो हरियाणा के अंदर प्रोड्यूस होती है 67% ऑफ इंडिया की जो पैसेंजर कार है हमारे हरियाणा के अंदर बनती है। 60% जो आपके 60% जो मोटरसाइकिल है वो यहाँ से बनती हैं। जो ट्रैक्टर है वो 50% यहाँ से बनते हैं। जो रेफ्रिजरेटर है 50% वो यहाँ से बनते हैं। तो ये सारे आपके बनते हैं मेजर इंडस्ट्रियल हब में। और जो आपका गुरुग्राम जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे मेजर इंडस्ट्रियल हब है हमारा। लाइक कि बहुत सारी जो कंपनीज है उनको होस्ट करते हैं। तो जो आपका बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके बाद से आपका सर्विसेज में क्या आता है, सर्विसेज में आपका आता है जी, सर्विसेज में हमने बहुत सारी चीजों में हमने सर्विसेज में बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे हमारा आईटी हो गया, आईटी इनेबल्ड हमारी जो सर्विसेज होगी ये हमारा कितना कंट्रीब्यूट करती है कि 50% टू हरियाणा के जीएसडीपी में। यानी कि जो अकेले अकेले सर्विसेज है ना वो हरियाणा के जीडीपी के अंदर आपका 50% तक कंट्रीब्यूट करती है। तो गुरुग्राम आपका एक ग्लोबल हब है फॉर द बीपीएम के लिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, जो कि एम्प्लॉय करता है 50% ऑफ द वर्ल्ड की 50% नहीं सॉरी 5% की 5% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है आपका जो गुरुग्राम का जो ग्लोबल हब है बीपीएम में। तो ये और जो 13% ऑफ इंडिया का बीपीएम, तो हमारे इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसको 13% तक ही आपका क्या नाम है का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ इसमें क्या तो इशू आ रहा है, बार बार स्क्रीन हिल रही है। उसके बाद से नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जीएसडीपी में ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हरियाणा कहाँ पे है। तो हरियाणा कहाँ पर है, तो जीएसडीपी में हमारा 225-26 में हमने प्रोजेक्ट करा है 13 लाख अप्रोक्स, मतलब करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपए, या फिर एग्जैक्ट आप वैल्यू पे जाते हैं तो 13,47,486 करोड़ रुपए आपकी करंट प्राइसेस के बेसिस पे है। जो कि अगर आप यूएस डॉलर में देखते हैं तो 157.97 बिलियन यूएस डॉलर है। और हमने एक हिस्टोरिकल हमारी जो ग्रोथ रेट रही है एनुअल बेसिस पे, यानी कि 2015-16 से लेकर 25-26 तक हमने इतनी ग्रोथ हमारी रही है 10.52% तक हमने ग्रोथ अटेन करी है। उसके बाद से जो हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उसका जो पर कैपिटा यानी कि हमारे हरियाणा का जो पर कैपिटा है जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारा जीडीपी मान लें स्टेट का, तो स्टेट आ जाता है। तो हम 5th इन इंडिया, ये जो हमारा रैंक है इंडिया में हम 5th पोजीशन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आपका ये आपकी वैल्यूएशन दी हुई है 2,40,000 रुपीज, या फिर आपका क्या नाम है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कैसे होती है एनुअल बेसिस पर जो पर पर्सन आपका इकोनॉमी में कितना कमा रहा है, तो पर पर्सन बेसिस पे हमारे इतना आ रहा है। जैसे बहुत सारे रिच लोग हैं, बहुत सारे इट्स लाइक कि वो सबको नॉर्मलाइज करके इतना पड़ता है, तो हम हमारे जो रैंक है 5th आता है इंडिया में, तो पर कैपिटा इनकम में। तो ये वाली जो चीजें हमने कैसे करी है, तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है कि लोकेशन इंडस्ट्रियल एरिया की बेहतर है, ऐसी जगहों पे है जहाँ पे बहुत इंडस्ट्री लगाने का कोई फायदा है। जो चीजें इट्स लाइक होता है कि पूरे एक स्ट्रेटेजी तरीके से करी गई है। वो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है वो इस तरीके से लेके आ रही है कि वो फर्दर आपकी ग्रोथ में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करें, और इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी उसी तरीके से रोल उसमें प्ले कर रही है। तो ये हो गया आपका जीएसडीपी के सेक्टर में। उसके बाद से इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम कहाँ पर हैं, हरियाणा कहाँ पर है। तो हरियाणा की जो प्रॉक्सिमिटी है दिल्ली के करीब है, तो इट्स लाइक कि इंक्लूजन जो एनसीआर का 2/3 एरिया का इंक्लूजन है इसके अंदर, तो हमारे को बहुत ज्यादा एडवांटेज है, हमारे को बहुत ज्यादा एडवांटेज है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, तो हमारे को फायदे बहुत हैं। तो सबसे पहले तो एससीजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो अप्रैल 2025 तक हमारे यहाँ पे क्या नाम है हरियाणा है कि हमारे 22 ऑपरेशनल एससीजेड थे अप्रैल 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग।
जिसमें से 20 नोटिफाइड थे आपके और 3 आपके अप्रूवल में थे। इट्स लाइक कि जो आपका प्राइमरी अलोंग जो आपका डीएमआईसी कॉरिडोर हो गया या फिर ये आपका एकेआईसी हो गया, तो ये जो चीजें हैं ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को शो करती है, ताकि फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका बेहतर है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगी, एफडीआईज को अट्रैक्ट करेंगी। उसके बाद से आपका जो कुंडली मानेसर जो पलवल एक्सप्रेस वे है, तो ये आपका जो 135 किलोमीटर का जो आपका कॉरिडोर है, जिसकी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रही है आपकी यूएस डॉलर 10 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये क्या पोस्टर करता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर को कि हमारे यहाँ की आप इंडस्ट्री सेटअप करें, थीम पार्क। तो इट्स लाइक कि ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल जो सेटअप है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, कि एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारे यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस है कि जो हरियाणा का जो आपका इंडस्ट्रियल प्रमोशन एक्ट 2005 है, उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस सेटअप लगाने की चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि लोगों को आसानी से ये चीजें अप्रूव हो सके, तो इंडस्ट्रीज को किसी को सेटअप करने में ज्यादा इश्यू ना आए। और आपका जो HSIIDC है, यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है आपका, ये जो एजेंसी है वो क्या करती है कि इंडस्ट्रियल स्टेट को डेवलप करती है, मॉडल टाउनशिप को देखती है, सब स्पेशलाइज पार्क भी उस तरीके से, ताकि एक ऑटोमेटिव हब क्रिएट करती है, जैसे कि आपका मानेसर में है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल जो एरिया है, ऑब्वियस बात है एफडीआई है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल को आपको अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीजें हम अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद से आपका इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट हमारे यहाँ पे कैसा है। तो हरियाणा का जो रैंक है, हरियाणा का जो रैंक है आपका थर्ड है इन इंडिया फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे जो हरियाणा है उसका जो रैंक है वो 3rd नंबर पे हम आते हैं। ठीक है। उसके बाद से है आपका हरियाणा अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट एफडीआई की हमने कितनी एफडीआई को अट्रैक्ट करा है, यानी कॉमुलेटिव इन्फ्लोज ऑफ टोटल इन्फ्लो कितना है 99,225 करोड़ रुपए, यानी कि आपने अक्टूबर 2019 से लेके दिसंबर 2024 तक, यानी कि यूएस डॉलर में अगर आप देखें तो 12.57 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि इतनी एफडीआई हमने अट्रैक्ट करी है। उसके बाद से जो हरियाणा स्टेट की जो इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है 2011 के अकॉर्डिंग फिस्कल इंसेंटिव देती है कि हमारे यहाँ पे आएंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे, यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं तो क्या क्या फायदे मिलेंगे, लैंड अवेलेबिलिटी मिलेगी, किस तरीके से की रिलैक्सेशन मिलती है, जो जो बिजनेसेस हैं उनको अलग अलग तरीके की रिलैक्सेशन मिलेगी, ताकि इंडस्ट्रियल हब हमारा और ज्यादा अच्छा है कि हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल एरिया कंट्रीब्यूट कर पाए। उसके बाद से मेजर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, जो मारुति सुजुकी है उन्होंने उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने लगाया है खरगोदा में मार्च 2025 में, मार्च 2025 में उन्होंने लगाया है, जो कि इन्वेस्टमेंट रही है 7,410 करोड़ रुपए की, यानी कि उनका वो 3rd मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है खरगोदा में। तो दो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो कि ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट है कि कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे से सेटअप होती है तो वो हमारी जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करती ही करती है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इट्स लाइक कि वो दोनों काम हो जाते हैं, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है और वहाँ के एरिया में आपके लोगों का वेलबींग भी बढ़ रहा है, लोगों को काम मिलता है, तो उसके बाद से उनकी हेल्थ एजुकेशन, वो अपने परिवार की वेलबींग और सारी चीजों को देखते हैं। तो इट्स लाइक वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद से एक जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आईओसी पानीपत रिफाइनरी है, ये इसमें आपका एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इसको लगाने का प्लान करा जा रहा है। इट्स लाइक ये भी एक मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको एफडीआई के थ्रू हम अट्रैक्ट करने वाले हैं। उसके बाद से है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल इन्वेस्टमेंट में हम कहाँ पे हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली होता है कि ह्यूमन, जैसे एक तो होता है फिजिकल कैपिटल, जो भी आपकी मशीनरी है, जो चीजें हैं वो आपके फिजिकल कैपिटल में आती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि आपके वहाँ का जो ह्यूमन है वो ही कैपिटल हो जाए। अब वो कैपिटल कैसे होगा, अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी, मैं बीमार ना हूँ तो मैं काम
365 के 365 दिन अपने काम में अपना 100% दे पाऊंगी। उसके बाद से मेरी एजुकेशन मुझे अच्छी मिलेगी ताकि मैं अपनी एजुकेशन का वहाँ पे यूज कर पाऊँ। और उसके बाद से थर्ड स्किल डेवलपमेंट की मेरी स्किल डेवलपमेंट उस तरीके से मेरे पास वो प्रॉपर स्किल होनी चाहिए जो पर्टिकुलर उस काम के लिए जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो ह्यूमन को भी कैपिटल में ही कंसीडर करा जाता है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारा एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन में इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बजट में जो सबसे ज्यादा एलोकेशन दी है वो एजुकेशन पे दी है कि 12.9% की एलोकेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट में एलोकेशन दी गई है, तो आपके एजुकेशन सेक्टर में दी गई है ताकि हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स निकले, कि सारे लोगों को स्किल मिले, ताकि वो जो नई इंडस्ट्रीज है उनको अब वहां तक वो पहुंच पाए, या इंडस्ट्रीज की जो भी इट्स लाइक की जो नीड्स हैं, हमारा लेबर उस तरीके का, हमारा जो लोग हैं उनके पास वो स्किल होनी चाहिए जो हम जिनकी इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशन हो गया। उसके बाद से हेल्थ में हम क्या कर रहे हैं? हेल्थ में हमारा इस साल के बजट में 5.9% एलोकेशन करा गया है हेल्थ के लिए। यानी कि हरियाणा को हेल्थ के लिए क्या नाम है, 71.72 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है कि 71.72 करोड़ रुपए हमारे को बोनस मिला है। कहाँ से मिला है? कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। क्योंकि हमारी हेल्थ केयर जो सर्विसेज है उसमें हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है ओवर द ईयर्स, तो इसके कारण से हमारे को इतना बोनस मिला है। और इसलिए गवर्नमेंट ने फर्दर इसको इम्प्रूव करने के लिए बजट में भी इसका 5.9% इसमें अलोकेशन दी है। उसके बाद से स्किल डेवलपमेंट पे भी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, वो चीजें उस पर काम कर रही हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसका मतलब है वो क्या करना चाह रहा है कि वो इनहांस करना चाह रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी की हमारा जो यूथ है उसको स्किल उस तरीके की मिले कि वो इंडस्ट्रीज में फिट बैठ जाए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। उनके पास वो स्किल तो होगी जिस तरीके की एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज को नीड है, तो तभी उनको काम मिलेगा। सपोर्टिंग स्टेट का इंडस्ट्रियल सर्विस की इंडस्ट्री, हमारा जो स्टेट है उसके जो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में हमारा जो यूथ है वो कंट्रीब्यूट कर पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाए और उनमें भी स्किल भी वही होनी चाहिए जो हमारी इंडस्ट्रीज में हमारे इन पर्टिकुलर सेक्टर में रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद से आपका सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट इनिशिएटिव। तो किस तरीके के चीजें इन्वायरमेंट को लेके, इट्स लाइक ये नहीं है कि हमने सिर्फ ग्रोथ को देखना है, एनवायरमेंट को भी हमने बचा के रखना है ताकि फ्यूचर की जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी हम वही चीजें छोड़ें कि एनवायरमेंट को उतना हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं कि आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। तो हरियाणा जो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट ऑब्वियस सी बात है जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो पोल्यूशन होना, जो भी एनवायरमेंट डिग्रेड होना, कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको काट दिया जाएगा, पोल्यूशन जिस भी तरीके का पोल्यूशन वहां फैक्ट्री से इंडस्ट्री से निकल रहा है वहां पे उन लोगों को ही फेस करना पड़ेगा करीब में। तो लाइक कि इन चीजों को भी फेस करना हमारे लिए, हरियाणा के लिए ये एक एनवायरमेंटल चैलेंज भी हो रहा है। जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट जो है, जो कि आपका किस लिए है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है कि हम एनवायरमेंट को भी उस तरीके से क्लीन रखेंगे, हम एनवायरमेंट को उतना डिग्रेड नहीं करेंगे। हमारी ग्रोथ के, हमारे इनकम के चक्कर में हम एनवायरमेंट को उतना बुरा नहीं कर सकते कि आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल वो उतना रहने लायक ही ना बचे। जो कि हमारा फंडेड हुआ है वर्ल्ड बैंक से, जिसका फर्स्ट फेज का जो हमारे को इन्वेस्टमेंट मिला है, उन्होंने हमारे को 3600 करोड़ रुपए दिए हैं पहले इसके लिए। और ये हमने पीछे की क्लास में भी किया था कि उन्होंने कहा था कि फर्स्ट फेज में ये मिले हैं और उसके बाद से अगर कुछ एक मेजर्स उन चीजों पे हम खरे उतरते हैं तो जो सेकंड आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो सेकंड फेज की जो आपकी फंड है वो आपको 1500 करोड़ रुपए बाद से मिलेगा। उसके बाद से इसका मतलब है कि ये हम इसका कि नाम हम कॉम्बैट कर पाए पोल्यूशन से, कि हम पोल्यूशन से भी निपट पाए एज वेल एज कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ को भी अटेन कर पाए, कि हम एनवायरमेंट
में जो भी पोल्यूशन जिस तरीके का भी हमारी इंडस्ट्रीज हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के कारण हमारा हो रहा है, तो हम उसको भी हरियाणा क्लीन एयर की क्वालिटी इतनी खराब हो रही है, तो अगर इन चीजों से हम उनसे भी निपट पाए और आपका हम प्रमोट कर पाए आपका सस्टेनेबल ग्रोथ को, कि हमारी इकोनॉमी में हरियाणा इकोनॉमी की ग्रोथ को भी हम अचीव कर पाए। जो स्टेट है उसकी ऑलरेडी जो हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी अभी जो है आपकी 2322.27 मेगावाट है, जो कि आपका इंक्लूड करती है सोलर पावर वाली को भी, यानी कि वो जो कि आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो ये हम एनवायरमेंट के भी इनिशिएटिव हम लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, कि हम एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख के, कि एनवायरमेंट को भी हम बचा के सही तरीके से रखेंगे, और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ऑब्वियसली बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ हम सस्टेनेबल ग्रोथ भी अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, की एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बहुत ज्यादा आपका इनकम जनरेट कर पाए, उसमें आपकी एडवांसमेंट आ पाए। तो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम है, इसका ये एनकरेज करती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इनकरेज करती है ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। साथ के साथ ये क्या प्रमोट करती है कि हरियाणा का जो सोलर पावर पॉलिसी है वो प्रमोट करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीकल्चर में। तो इट्स लाइक कि जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस कर रहा है, कि हम मॉडर्न टेक्निक को लगाएं और इरिगेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव हो, कि सारी चीजों को लेके हम हरियाणा की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से भी हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो पाए विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्निक्स। उसके बाद आपका चैलेंजेस क्या है हरियाणा इकोनॉमी के लिए, ये वाली सारी चीजें हो चुकी हैं कि हम किस किस सेक्टर में किस तरीके से चीजें कर रहे हैं। अब हमारा हरियाणा के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, आपका इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद से हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है एफडीआईज इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, एनवायरमेंट के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब हमने देख लिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारे सामने कोई चैलेंजेस ना हो, हरियाणा गवर्नमेंट के सामने कोई भी चैलेंजेस ना हो। तो चैलेंजेस भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए, कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर पे अभी भी हमारा बहुत ज्यादा जो एरिया है वो डिपेंड करता है, कि बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में आपके एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। बहुत सारे लोगों का मेन जो लिवलीहुड का सोर्स एग्रीकल्चर से ही है। तो एग्रीकल्चर हमारा वल्नरेबल रहता है, क्योंकि वेदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटाइल सिस्टम रहता है। तो सबसे पहले कि वेदर कई बार बिल्कुल आपकी जो क्रॉप है वो निकलने के टाइम पे बारिश अगर हो जाती है, वेदर बहुत ज्यादा खराब रह जाता है, तो पूरी की पूरी उसकी एंटायर पूरे सीजन की जो मेहनत करी हुई होती है किसान की, वो सारी बर्बाद हो जाती है। तो इट्स लाइक कि ये अभी भी उतना ही वल्नरेबल बना हुआ है, चाहे हमने फर्दर डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारी चीजों के बारे में चीजें हो ली हैं, बातें हो ली हैं, तो फिर भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे लिए एक चैलेंजेस की सिचुएशन में ही बन के आ रहा है। उसके बाद से अब वाटर स्कार्सिटी की जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, जो जमीन से पानी निकालने का जो लेवल है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट का जो इट्स लाइक कि ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। तो पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि आपका एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा वाटर का यूज होता है, बहुत सारी क्रॉप्स में पोल्यूशन, आपका इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पोल्यूशन इमर्ज होता है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो भी हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका एक बॉटल नेक बन रही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक, जो आपका गुरुग्राम जो है ना आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन फेस कर रहे हैं, कि आपका डेवलप्ड जो सिटी है उसमें आ गया आपका गुरुग्राम, लेकिन ड्यू टू डेवलपमेंट उसको भी बहुत सारी चीजों की फेस करनी पड़ रही है, कि स्मार्ट सिटी तो हो गया है लेकिन उसको ट्रैफिक कंजेशन वहां पे बहुत ज्यादा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है,
तो ये जो चीजें हैं वो वहाँ की डेवलपमेंट में एक हिंडर यानी कि रुकावट पैदा कर रही हैं कि ताकि वो सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी बना रहे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बन रहा है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी बहुत है। कि हमने देखा पीछे कि हमारे जो सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर है बहुत ज्यादा आपका कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसडीपी में, लेकिन फिर भी हम इट्स लाइक कि एग्रीकल्चर भी वहां पे उतना ही है। तो डिस्पैरिटी है ना विभिन्न अलग अलग सेक्टरों की अलग अलग जीएसडीपी में। तो उसके कारण हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जैसे कि आपका जो सर्विस सेक्टर है वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपका जीएसडीपी में। 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका सर्विस सेक्टर से निकल आता है हरियाणा में। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट कितना देता है? एम्प्लॉयमेंट तो वो 30% लोगों को ही देता है। एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा फिर भी एग्रीकल्चर से निकल रहा है। तो ये इसलिए हमारे को इस पे भी काम करने की जरूरत है कि वो जीएसडीपी में तो दे ही दे, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी उससे ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वो आपका सर्विस से निकले या फिर आपका इंडस्ट्री से निकले। तो ये भी हमारे लिए एक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैलेंजेस बना हुआ है। उसके बाद से गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत सारी जो अथॉरिटीज हैं, जैसे कि आपके अलग अलग लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। तो कोई भी जब इंडस्ट्री सेटअप होती, कोई चीजें होती हैं तो इतना आसान जैसे वो वाला सिस्टम नहीं है कि एकदम से चीजें हो जाएंगी। तो इट्स लाइक कि उसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जो आपके इन्वेस्टमेंट को आने के लिए थोड़ा सा एक ओवरलैपिंग रोल प्ले कर रही है। तो ये भी एक चैलेंजेस है। उसके बाद से गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पहुंच पाए, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो अट्रैक्ट करती है आपके इन्वेस्टमेंट थ्रू इंसेंटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की। आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का बेहतर मिलेगा। तो ये एक आपका अच्छा इनिशिएटिव है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो यहाँ स्टेट की। उसके बाद से हरियाणा मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आपकी 2024 वाली है, ये क्या करती है कि ये इनकरेज करती है एडवांस टेक्नोलॉजी को अडोप्शन एडोप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर हम एडवांस टेक्नोलॉजी को एनकरेज कर रहे हैं। ये ताकि हम उस एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर पाए और हमारे लोगों को का एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी वहां से हो पाए। तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद से आत्मनिर्भर आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि 2022 से 26 वाली है, ये क्या प्रमोट करती है? ये आपका जो आपकी टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज आपके जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उसके बाद से कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2020 वाली, ये क्या करती है कि हमारे यहाँ का डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी सेक्टर को सपोर्ट करते साथ कि इसको एनहांस करने की बात करती है। तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो ही आपके एफडीआई आएंगी कि सबको प्रॉपर तरीके से हमारा जो हरियाणा में ये लगे कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तभी से बाहर की जो दूसरे देश से अट्रैक्ट होंगे, हमारे यहाँ कोई एफडीआई आएगी। तो इट्स लाइक कि हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपके जीएसडीपी आपकी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेंगी। उसके बाद से आपका गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर यूनेस्को की मदद से एक बायोटेक्नोलॉजी का रीजनल सेक्टर रीजनल जो आपका सेंटर बना हुआ है, जो कि जो भी आगे फर्दर इनोवेशन होनी है बायोटेक सेक्टर में तो उन पे काम करता है। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट का कि अब ये पता चले कि इतनी उसमें आगे ये इनोवेशन हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। तो आगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, आगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेंगी। उसके बाद फिर आपका हरियाणा का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की इकोनॉमी में, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम क्या रोल प्ले करते हैं हमारी
इंडिया की इकोनॉमी में सबसे पहले हरियाणा का जो हरियाणा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम ये अकाउंट करता है कि 7% ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कि 7% जो आपका इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो हमारे यहाँ से होता है। हम सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट हैं, हम सेकंड, हरियाणा जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारा फूड ग्रेन में टू द नेशनल पूल में, हम सेकंड लार्जेस्ट में आते हैं। उसके बाद से हम जो हरियाणा है जो स्टेट है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब है। थर्ड लार्जेस्ट आते हैं हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में। उसके बाद से हमारा जो गुरुग्राम का आईटी और बीपीएम सेक्टर है वो उनकी ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब है, यानी कि वो उनकी ग्लोबल लेवल तक उनकी रीच है, जो कि आप हरियाणा के जीडीपी में 10% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हम इंडिया की इकोनॉमी में हरियाणा यहाँ पे स्टैंड करता है। उसके बाद से आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि हमने ये भी देख लिया हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा कौन सा सेक्टर कैसा है, क्या हमारे पास चैलेंजेस है। तो क्रिटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन में जाए इनकी क्रिटिक्स क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कि हमारे को जो जैसे कि आपका हमारा जो गुरुग्राम है बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को मेनली जो कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे भी बहुत सारे कंसर्न रेज हो रहे हैं कि आपका रीजनल डिस्पैरिटी है, रूरल एरिया है आपका, और हम एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में लैग कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम लैग कर रहे हैं। तो ये वाले जो इश्यूज हैं ये भी हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। उसके बाद से द डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, की हमारा एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट पहले से डिक्लाइन हुआ है लेकिन फिर भी हमें एक बैलेंस उसमें बनाने की जरूरत है। उसके बाद से जो हमारे को एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, कि इंडस्ट्री और इनकम और सारी चीजें होंगी लेकिन हमें एनवायरमेंट को भी बचा के रखना है, कि रैपिड इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम अपने सारे रिसोर्सेज को स्ट्रेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे वाटर स्कार्सिटी हो रही है, एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, तो इन चीजों को भी हमने बचाना है। उसके बाद से जो भी स्टेट की पॉलिसी है आपकी बहुत जैसे प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि वो आपके एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट करें और आपका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करें, उस तरीके से वो चीजें हो रही हैं। लेकिन उनमें और फर्दर है बेटर कोऑर्डिनेशन की, ताकि जो भी इनएफिशिएंसीज बहुत जगह पे आ रही हैं, ताकि इनएफिशिएंसीज को निपटा जा सके और हमारे जो स्टेट है उसकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको हम इंश्योर कर पाए। उसके बाद से इसमें क्या कंक्लूजन है कि सारी चीजें हो गई हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या एग्जैक्टली क्या ओवरऑल हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं हर एक सेक्टर में। तो उसके बाद से कंक्लूड किस तरीके से करते हैं कि हरियाणा की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन रहा है, कि हम सक्सेसफुली एग्रीगेरियन बेस से हमने डाइवर्सिफाई कर लिया अपनी इकोनॉमी को। इंडस्ट्री और सर्विस में हमने एग्रीकल्चर को भी थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज कर लिया है, कि थोड़ी बहुत डाइवर्सिफिकेशन उसमें कर ली है। तो और भी फर्दर चीजें करी जाने की जरूरत है, लेकिन हम उसमें हमने ट्रांजिशन अच्छे से कर लिया है। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आपकी ग्रोथ में भी जो आपका क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीजें आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। चीजें उस तरीके से हम एक की कंट्रीब्यूटर है, कि हमारा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में भी, हम बहुत जगह स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास भी चैलेंजेस हैं, जैसे हमारे पास वाटर स्कार्सिटी का एक मेजर कंसर्न है, एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटीज का हमारे पास कंसर्न है, और बहुत सारे जो फर्दर जो चीजें हैं जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको इट्स लाइक कि उन पे काम करने की जरूरत है, ताकि वो हम इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर पाए। और इट्स लाइक कि हम अपनी जो स्ट्रेंथन है, हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो भी हमारे हरियाणा इकोनॉमी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके हम इंडिया की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें प्रोग्रेस में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा, ये हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी इशू आता है, कहीं से कुछ भी नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।